हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ ले विद श्योर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1 व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो से हम लोग क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाला है, जो कि है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जैसे समझ लेते हैं। तो पहला क्या, डेमोक्रेसी। हाँ, तो इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग कुछ समझ लेते हैं। क्या कि हर देश में क्या एक चीज़ होती है जिससे देश चलता है, वो होती है गवर्नमेंट उस देश की। और जो गवर्नमेंट है वो टोटल 3 टाइप की होती है। एक होती है मोनार्की, एक होती है डिक्टेटरशिप और एक होती है डेमोक्रेसी। तो ये जो मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी है, ये सब हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। लेकिन अभी एक रॉ कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। क्या कि मोनार्की वो होता है जहाँ पर राजा का रूल होता है, ठीक। और डिक्टेटरशिप वो होता है जहाँ पर कोई आदमी आता है, सबसे लड़ झगड़ करके वहाँ का लीडर बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, डिक्टेटरशिप। और डेमोक्रेसी ये होती है, वो अभी हमारे सामने लिखी हुई है, चलिए इसको पढ़ के समझते हैं। Democracy is a form of a government in which the rulers are elected by the people। यानी कि डेमोक्रेसी ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं वो पब्लिक के द्वारा, लोगों के द्वारा क्या चुने जाते हैं। और हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है ये बेटर फॉर्म है किसकी, गवर्नमेंट की। हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये बेस्ट फॉर्म है, लेकिन हम इसको ये कह सकते हैं कि ये एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब हम लोग समझते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं। तो देखिए, इन डेमोक्रेसी यानी कि हमें डेमोक्रेसी में क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू टेक मेजर डिसीजंस। यानी कि जो रूलर्स होते हैं उनको पीपल के द्वारा इलेक्ट किया जाता है ताकि वो बड़े बड़े क्या डिसीजंस ले सके। फिर दूसरा पॉइंट, थ्रो इलेक्शंस अ फेयर एंड चॉइस ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन इज गिवन टू पीपल टू चेंज द करंट रूलर। और इलेक्शन के द्वारा ही लोगों को क्या एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो गवर्नमेंट को चेंज करके जो करंट रूलर है उसको क्या चेंज कर सके। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन इक्वल बेसिस। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है कि अपनी गवर्नमेंट को चूज़ करने का, ये सारे पीपल को क्या इक्वली दी गई हुई है। फिर the exercise of this choice leads to the formation of a government limited by बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। तो ये जो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है, ये लोग अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करके इससे क्या गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। और इनमें क्या कुछ रूल्स होते हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं और सिटीजन राइट्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी की क्या 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 मेरिट्स होती हैं। तो पहला, दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोर अकाउंटेबल। यानी कि ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी की, ये बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल है। फिर सेकंड, डेमोक्रेसी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो जो डेमोक्रेसी होती है ये सब क्या, ये जो इम्प्रूव करती है कि जो डिसीजन लिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को। यानी कि अगर आप जैसे समझ लीजिए कि आपके ग्रुप में कोई एक कहाँ पर गवर्नमेंट में चला जाता है और आपके ग्रुप को जैसे कि पानी की दिक्कत है या बिजली की दिक्कत है, तो आपका ग्रुप से जो लीडर बना होगा उसको इस दिक्कत के बारे में मालूम होगा और वो आगे जा कर के गवर्नमेंट में आपकी ये दिक्कत को ख़त्म करेगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो डेमोक्रेसी होती है वो जो डिसीजन मेकिंग होती है उसकी क्या डिसीजन मेकिंग की क्या क्वालिटी इंप्रूव कर देती है। इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। और ये जो डेमोक्रेसी है ये क्या एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है ताकि ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं और डिफरेंसेस हैं इनसे क्या डील करी जा सके। इट एनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। और इससे क्या सिटीजन्स की जो डिग्निटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर एक सिटीज़न का भी क्या रोल होता है गवर्नमेंट मेकिंग में। फिर क्या, डेमोक्रेसी अलाउज टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स एज अ गवर्नमेंट। और जो डेमोक्रेसी होती है वो अलाउ करती है कि इनकी खुद की मिस्टेक्स को क्या करेक्ट करा जाए एज अ गवर्नमेंट। जब वो गवर्नमेंट में होती है तो उनकी जो गलतियां हो वो अपनी सही करते हैं रूलिंग पार्टीज।
अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं demerit of democracy. So first, in a democracy the leader is charged after a duration of a certain period. This results in instability. तो इसमें क्या होता था, जैसे कि आपने किसी को क्या कि ये जो आदमी है ये हमारे ग्रुप से गया है और ये हमारे ग्रुप की क्या मतलब कि हमारे जैसे लोगों की क्या दिक्कतें जानता है, लेकिन वो वहाँ जा कर के वो काम ना करे, आपकी मदद ना करे, ना ही गवर्नमेंट में अच्छे काम करे, और वो क्या अपने ही कुछ मर्जी चलाते रहे, अपने गलत काम करता रहे। तो हम लोगों को गवर्नमेंट को फिर से हम लोगों को गवर्नमेंट चेंज करने के लिए एक लॉन्ग पीरियड मिलता है, वो क्या होता है 5 साल का। 5 साल बाद फिर हम लोग गवर्नमेंट को क्या बदल सकते हैं, लेकिन 5 साल तक क्या हम लोगों को उसी आदमी को सहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये होता है कि इसका ये रिजल्ट आता है कि देश में काफ़ी इनस्टेबिलिटी हो जाती है कि गवर्नमेंट कुछ और कर रही है, सिटीजन जो है वो उसको बिल्कुल विरोध कर रहे हैं, तो इससे क्या एक इनस्टेबिलिटी हो जाती है। एज डेमोक्रेसी इज अबाउट द पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, इट लीव्स नो स्पेस फॉर मोरालिटी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डेमोक्रेसी वो अब सिर्फ किसके लिए, पॉलिटिकल कंपटीशन के लिए हो गया है और एक पावर प्ले हो गया है, जिसकी वजह से क्या जो मोरालिटी है उसके लिए कोई भी जगह नहीं रह गई। कैसे, अब जैसे कि बहुत सारी पॉलिटिक, जैसे अभी इलेक्शन हो रहे हैं तो यहाँ पे क्या बहुत सारी रैलीज निकल रही हैं। रैलीज में क्या होता है कि बहुत सारे दंगे होते हैं, तो ये जो गवर्नमेंट वाले होते हैं वो दंगे कराते हैं और फिर वो दूसरों लोगों की मदद करते, फिर वो उनके तरफ दंगे करा देते हैं, जिसकी वजह से क्या दोनों तरफ से क्या उनकी एक इमेज बन जाती है, अच्छी इमेज। और ये क्या एक जो मोरालिटी है इसकी क्या कोई जगह नहीं रहती, और यहाँ पे माइनॉरिटी की भी बात की गई है। इफ अ डिसीजन हैज टू बी मेड फॉर अ लॉ हैज टू बी कंफर्म, देयर आर लॉट ऑफ पीपल कंसल्टेड फॉर द प्रोसेस लीडिंग टू डिले ऑफ द डिसीजन। तो क्या होता है कि अगर बहुत सारे डिसीजन बनाए जा रहे हैं, जैसे कोई लॉ पास करा जा रहा है, कंफर्म किया जा रहा है, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा कि बहुत मतलब कि सब तो हो जाएगा, लेकिन इसमें डिसीजन जो होते हैं डेमोक्रेसी में वो बहुत ही डिले होते हैं। जैसे कोई पॉलिसी आई 2014 में उसको अप्लाई करने के लिए, तो वो अब 2024 यानी कि 10 साल बाद अप्लाई हो रही है। एज अ डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन, इट लीड्स टू करप्शन। यानी कि जैसा कि डेमोक्रेसी जो है वो एक इलेक्टोरल कंपटीशन है, यानी कि यहाँ पे किसके ज़्यादा वोट आते हैं, ये कंपटीशन, ज़्यादा वोट तो उसकी गवर्नमेंट बनेगी, तो ऐसा कंपटीशन चलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि इसमें क्या होता है, करप्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे हम लोगों ने कई बार क्या न्यूज़ में भी आई थी कि कुछ जो ऑफिसर्स हैं वो जानबूझ करके क्या एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे, उसमें क्या उनके वोट दे रहे थे, तो इससे क्या होता है, इससे करप्शन भी बढ़ जाता है। अब फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान और डेमोक्रेसी, यानी कि पाकिस्तान किस टाइप से डेमोक्रेसी है या नहीं है। तो फर्स्ट इन 1999 अ मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ टुक ओवर द गवर्नमेंट। यानी कि 1999 की बात है कि एक मिलिट्री जनरल थे जिनका नाम परवेज मुशर्रफ था, कहाँ के, पाकिस्तान के। उन्होंने गवर्नमेंट को क्या पूरा ले लिया था। सेकंड, in 2002 he charged his designation to president, also held a referendum that granted him 5 years of extension। और 2002 में क्या हुआ कि उन्होंने क्या अपने आप को क्या एक डेजिग्नेशन दे दिया कि वो क्या पाकिस्तान के क्या हो गए, प्रेसिडेंट हो गए। और उन्होंने क्या एक रेफरेंडम भी दिया जिसकी वजह से उनको क्या 5 साल का एक्सटेंशन मिल गया। रेफरेंडम मतलब कि उन्होंने ऐसे हर गली मोहल्ले में जा कर के ऐसे जैसे वो नहीं होते पोल्स, तो वहाँ पे जाकर बोला कि किसको बनाना चाहिए, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा किनको मिले, जनरल परवेज मुशर्रफ को। लेकिन इसमें भी क्या मशीन में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्या जानबूझकर कराई गई थी, जिसकी वजह से परवेज मुशर्रफ के ज़्यादा वोट आ गए, इसलिए क्या उनको 5 साल का और एक्सटेंशन मिल गया। इन 2002 ही issued a legal framework according to which he the amended the constitution. It gave the president the right to dismiss the
नेशनल प्रोविंशियल असेंबलीज। तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं कि परवेज मुशर्रफ ने 2002 में एक लीगल फ्रेमवर्क क्या इशू करा, जिसमें क्या था कि उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स थे, उसमें क्या अमेंडेड थे। क्या था कि प्रेसिडेंट चाहे तो वो क्या डिसमिस कर सकता है किसको, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को। क्या जो प्रेसिडेंट है उसके पास राइट है कि वो उसको क्या डिसमिस कर सकता है। The work of civilian cabinet was supervised by a national security council which was dominated by the military. After the law was passed, election were held in the assemblies। तो क्या होता था कि जो वर्क होता था सिविलियन कैबिनेट का, वो क्या सुपरवाइज करा जाता था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। जिसका मतलब ये होता था कि जो चीज़ें डोमिनेटेड है मिलिट्री के द्वारा, वो लॉ के पास होने के बाद क्या वो सब किसके असेंबली के पास चला जाएगा। जैसे इलेक्शन लॉ पास होने के बाद जो भी इलेक्शन है वो सब कहाँ पे असेंबली में होने लगेंगे। Therefore, those who were elected representatives that had some powers, but the final power was under the military and General Musharraf। तो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे और उनके पास क्या कुछ पावर्स होती थी, लेकिन जो फाइनल पावर होती थी वो मिलिट्री के पास होती थी और जनरल मुशर्रफ के पास होती थी। तो इसका आउटकम क्या निकल के आता था कि द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल वर नॉट द रियल रूलर्स। द मेन पावर रिस्टोर्ड अंडर जनरल मुशर्रफ who forced himself as the president on the people। Therefore Pakistan could not be called a democracy country। तो क्या कहते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे जो कि इलेक्ट किए जाते थे पीपल के द्वारा, वो रियल रूलर्स नहीं होते थे। उनके पीछे जो मेन हाथ होता था वो जनरल मुशर्रफ का होता था या फिर आर्मी का होता था। और जो प्रेसिडेंट होता था पाकिस्तान का, वो क्या वो भी क्या वो प्रेसिडेंट भी था, वो भी क्या चुना नहीं जाता था। वो किससे, वो भी जो हमारी मिलिट्री है, हमारी नहीं पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उससे क्या बनाया जाता था। जिसकी वजह से क्या कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है वो एक डेमोक्रेसी कंट्री नहीं है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एक और कंट्री का जिसका नाम है जिम्बाब्वे और डेमोक्रेसी। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। तो जो जिम्बाब्वे है ये क्या एक डेमोक्रेसी है या नहीं है। Zimbabwe gained independence in the year 1980। Since then, the country had been ruled by the party ZANU-PF। दिस पार्टी लैड, सॉरी ये लैड नहीं है, LED है, लेड। ओके, दिस पार्टी लेड द फ्रीडम स्ट्रगल इन द लीडर्स ऑफ रॉबर्ट मुगाबे। तो क्या कह रहे हैं कि जो जिम्बाब्वे है इसको क्या आज़ादी मिलती है ईयर 1980 में। तब से यहाँ पे कंट्री में क्या एक पार्टी रूल कर रही है जिसका नाम है ZANU-PF, जानू PF। और ये जो पार्टी है ये क्या ये फ्रीडम स्ट्रगल कर रही थी। इसके जो लीडर थे वो हैं रॉबर्ट मुगाबे। तब इसके क्या लीडर थे, रॉबर्ट मुगाबे। सिंस देन द इलेक्शन हैड हेल्ड एट अ रेगुलर पेस एंड वॉन बाय ZANU-PF। यानी कि फिर जब इलेक्शन होता है रेगुलर पेस में तब क्या ZANU-PF जो होते हैं ZANU-PF यही पार्टी क्या जीतती है। ये पार्टी वैसी है जैसे हमारे यहाँ की कांग्रेस है, यानी कि हमारी इंडिपेंडेंस, इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले ही क्या कांग्रेस थी, वैसे ही जो जिम्बाब्वे है उसके इंडिपेंडेंस से पहले ही क्या वहाँ पे पार्टी चल रही थी ZANU-PF, जिसको कौन चला रहे थे, रॉबर्ट मुगाबे चला रहे थे। और फिर उसके बाद क्या वहाँ पे इलेक्शन होते हैं रेगुलर पेस में, और जो ZANU-PF की पार्टी है वो क्या शुरुआती इलेक्शन जीतती। जैसे कि इंडिया में जब पहले इलेक्शन होते थे तो कौन सी पार्टी जीतती थी, कांग्रेस ही जीतती थी। वैसे यहाँ पर भी क्या ZANU-PF ही जीत रही थी। प्रेसिडेंट मुगाबे इज अ पॉपुलर बट ऑल्सो uses and fair practices in election over the year। This government has changed the constitution several times to increase his पावर एंड लेस अकाउंटेबिलिटी। तो जो प्रेसिडेंट मुगाबे हैं बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि ये एक फेयर प्रैक्टिस है, यानी कि अच्छी एकदम साफ प्रैक्टिसेस करते थे इलेक्शन में पूरे साल भर। और गवर्नमेंट जो होती थी इनको चेंज करना चाहते थे कई टाइम्स, लेकिन इनकी जो पावर्स होती थी वो इंक्रीज हो रही थी और जो अकाउंटेबिलिटी थी वो एकदम लेस हो रही थी। The opposite party workers were harassed and their meetings were disrupted। Public demonstration against the government are
इलीगल। तो जो अपोजिट पार्टी थी वो क्या, वो पूरी हरास हो चुकी थी और जो उनकी मीटिंग थी वो डिसरप्ट हो चुकी थी, पब्लिक मीटिंग। और जो पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन था अगेंस्ट गवर्नमेंट, वो क्या हो गया था, वो इलीगल हो गया था। यानी कि पब्लिक पे जा कर के बोलना कि गवर्नमेंट बहुत बेकार है, तो ये सब क्या इलीगल हो गया। टेलीविजन एंड रेडियो आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गिव only the ruling parties vision. They are independent newspaper but the government harasses journalists who go against them. तो जो टेलीविजन और रेडियो होते थे वो कंट्रोल करे जाते थे गवर्नमेंट के द्वारा, और ये सिर्फ रूलिंग पार्टीज ही को दिया जाता था विजन कि वो इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर को क्या, मतलब कि यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर भी था जिसको गवर्नमेंट ने बहुत ही हरास, बहुत ही परेशान किया जर्नलिस्ट, जिनकी वजह से जर्नलिस्ट को उनके अगेंस्ट जाना पड़ा। तो इसका आउटकम क्या निकल के आता है कि द अप्रूवल ऑफ द रूलर्स इज नेसेसरी इन अ डेमोक्रेसी बट नॉट सफिशिएंट। यानी कि जो रूलर्स का अप्रूवल होता है वो बहुत ही नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन खाली इतना ही सफिशिएंट नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स का जो कि यहाँ पर आई हैं। पहला क्या है, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है कि अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय द होल पॉपुलेशन और ऑल द एलिजिबल मेंबर्स ऑफ अ स्टेट टिपिकली थ्रू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता था, क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जहाँ पर क्या इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, और इससे क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं, जो सिटीजन हैं, वो यहाँ पर आएंगे और वोट दे करके अपनी गवर्नमेंट को चूज करेंगे, बनाएंगे, और इससे क्या देश चलेगा। फिर आता है माइनॉरिटी। द स्मॉलर नंबर ऑफ पार्ट स्पेशली अ नंबर ऑफ अ पार्ट रिप्रेजेंटेड लेस देन हाफ ऑफ द होल। माइनॉरिटी क्या होते हैं, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दो चीज़ होती है। मेजर मतलब कि बहुत ज़्यादा, माइनर मतलब कि बहुत कम। तो मेजॉरिटी मतलब कि जो, जैसे कि अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में से 6 लोगों का मन है क्रिकेट खेलने का और 4 लोगों का मन है बैडमिंटन खेलने का, तो इनमें बात किसकी मानी जाएगी, 6 लोगों की। क्यों? क्योंकि 6 लोग ज़्यादा हैं इसलिए वो मेजॉरिटी में आ जाएंगे, और 4 लोग कम हैं इसलिए वो क्या, वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे, तो उनको क्या माइनॉरिटी कहते हैं। फिर आता है अनफेयर प्रैक्टिसेस इलेक्शन। It composes all varieties of electoral fraud, voter suppression or intimidation, unbalanced campaign finance rules and imbalanced access to the media। तो ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस होती थी इलेक्शन में, वो सब क्या होती थी, जैसे इलेक्टोरल फ्रॉड, वोटर सस्पेंशन और इंटीमेशन, और जो अनबैलेंस्ड कैंपेन्स चलाए जाते थे, और जो पैसे दिए जाते थे, ये सब क्या है, और जो एक्सेस दिया जाता था मीडिया का कि मीडिया खरीद ली गई और मीडिया इनके बारे में क्या अच्छा छाप रही है, लोगों का क्या ब्रेन वॉश कर रही है। तो ये सब क्या है, ये सब अनफेयर प्रैक्टिसेस है किसकी, ये सब अनफेयर प्रैक्टिस है लोगों की, कहाँ पर, डेमोक्रेसी पर। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा टॉपिक था इंपॉर्टेंट टर्म्स, इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।